वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के कॉमर्स के एस्पिरेंट्स का जो कि बीकॉम न्यू एजुकेशन पॉलिसी या बीकॉम ऑनर्स के प्रिपरेशन करने वालों का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज 8। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या कहता है कि जो भी अगर कोई भी रेशियो पहले से डिसाइडेड है तो उन रेशियो में ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ऐसी कंडीशन में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये मान करके चलेंगे कि यहाँ पर डीड है, और जब डीड है तो ऑप्शन देखिए कौन सा आंसर इसमें होगा। राइट, ए पूंजी के अनुपात में, बी बराबर बराबर, सी साझेदारी संलेख के अनुसार, डी इनमें से कोई नहीं। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, बी इक्वली, सी एज पर पार्टनरशिप डीड, और डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, दैट इज एज पर द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहरण पर ब्याज लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज रिकॉर्डेड इन द। ऑप्शन देखिए, ए लाभ हानि विनियोजन खाता के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बी लाभ हानि विनियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सी लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डी है चिट्ठा के दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे लिखते हैं? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल, पहली एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट आंसर देखिए हो जाएगा बी, और यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राप्ति भुगतान खाता दर्शाता रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सोज। ऑप्शन देखिए, ए आय एवं व्यय यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बी नगद एवं बैंक शेष कैश एंड बैंक बैलेंस, सी संपत्तियां एवं दायित्व असेट्स एंड लायबिलिटीज, डी नगद एवं उधार शेष कैश एंड क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के तहत बनाया जाता है, और इसका जो बैलेंस है वो हमेशा नगद एवं बैंक शेष यानी कि कैश एंड बैंक बैलेंस ही शो करता है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में एक क्लब की स्थिति अनुसार निम्नानुसार थी। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी अकाउंटिंग ईयर में जो असेट्स हैं, असेट्स कितने की 37,180 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए सब्सक्रिप्शन जो कि एडवांस में रिसीव कर लिए गए, लेकिन अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ, पहले से एडवांस में हो गए, तो एक तरह से ये फर्म के लिए क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है। क्लब के लिए लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी साइड में इसे लिखेंगे, और एसेट पहले से दिया हुआ 37,180। तो ओपनिंग कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल फंड, और ये 37,180 माइनस 5,000 करेंगे तो 32,180 आएगा, और इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ख्याति का सबसे अधिक मूल्य, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल इज। ऑप्शन देखिए, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति डॉग नेचर गुडविल, बी बिल्ली के स्वभाव ख्याति कैट नेचर गुडविल, सी चूहे के स्वभाव ख्याति रैट नेचर गुडविल, और डी खरगोश के स्वभाव की ख्याति रैबिट नेचर गुडविल। तो देखिए जो गुडविल की अगर बात करें, नेचर्ड गुडविल की बात करें तो खरगोश की यानी रैबिट की सबसे कम वैल्यू होती है। इसके बाद देखिए डॉग टाइप नेचर क्या होता है? डॉग मालिक, कुत्ता मालिक का वफादार होता है, कुत्ता मालिक के साथ ही चला जाता है, और उसकी सारी चीज़ें जो है वो कैसे मालिक के साथ ही हैं। इसका मतलब ये है कि इसी तरह से बिजनेस में है, कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर बिजनेस से चला जाता है तो उसके साथ उसकी गुडविल भी खत्म हो जाती है, उसके जाने पर उस बिजनेस की वो पोजीशन नहीं रहती जो उसके रहने पे होती है। तो यहाँ पर, और दूसरा देखिए इसके बाद में बिल्ली के स्वभाव ख्याति क्या? कैट नेचर गुडविल। कैट का नेचर होता है कि कुछ घर वो पकड़ लेती, 4-5 घर, और उसी में रहती है, और मालिक से उसका कोई खास लगाव नहीं होता है, घर के मालिक कौन है उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह से होता क्या है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर आप जानते होंगे, जैसे किसी पर्टिकुलर बुक मार्केट हो गया, वेजिटेबल मार्केट हो गया, कंप्यूटर के मार्केट हो गए, तो या ज्वेलरी मार्केट हो गई। तो इनमें सब में क्या होता है कि वहाँ पर मालिक से यानी कि वहाँ के जो शॉपकीपर है, पर्टिकुलर कोई शॉपकीपर से मतलब नहीं होता, लोगों को उस पूरी मार्केट से मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर शॉपकीपर अगर वहाँ से चेंज भी हो जाए, उसकी जगह दूसरा कोई बैठ जाए,
तो उस पर्टिकुलर मार्केट की गुडविल की वजह से उसको भी वही बेनिफिट मिलने लगेगा। तो ये कैट नेचर गुडविल होती है। और जैसा कि कहा, चूहे के स्वभाव ख्याति, कुछ ऐसे बिजनेसेज होते हैं जो कि कुछ समय तक एक जगह पर रहते हैं, उसके बाद जगह चेंज कर देते हैं, जैसे ईंट के भट्टे वगैरह हैं। तो इन सब की गुडविल सबसे कम होती है। तो जो हाई वैल्यू गुडविल होती है वो बिल्ली के स्वभाव की होती है, और बी इज द राइट आंसर, कैट नेचर गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म की कुल पूंजी 3 लाख रुपए है तथा इसका औसत वार्षिक लाभ 35,000 रुपये। व्यवसाय में लाभ की सामान्य दर 8% है, अनुमानित की जाती है। ख्याति का मूल्य अधिलाभ के 3 गुने के बराबर माना जाता है और फर्म की ख्याति का मूल्य होगा। देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन ए फर्म इज 3 लाख and its average annual profit are ₹35,000. The average rate of profit from this business is 8%. The value of goodwill is taken at 3 times of the super profit. The value of goodwill will be, यहाँ पर हमें goodwill कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना दे रखा है। तो हमारे पास में सबसे पहले लिखेंगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, दैट इज 35,000 है। हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहाँ पर देखिए 3 लाख है जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, और इंटू 8% अगर आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 24,000। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो दिस गिव्स कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर करके देख लेते हैं कि ये 35,000 से हम माइनस कर देंगे 24,000 का, और इस तरह से हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो आ रहा है 11,000। क्या आ रहा है, 11,000 आ रहा है। और गुडविल की बात करें तो गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर है। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो 11,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 30,000। तो इस तरह से गुडविल की वैल्यू हो गई 33,000। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पे आलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। वर्तमान साझेदारों का लाभ, और बी वर्तमान साझेदारों को हानि, सी वर्तमान साझेदारों को लाभ अथवा हानि, डी वर्तमान साझेदार को न लाभ होगी और न होगी हानि। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखिए, कोई भी लाइबिलिटी नई अगर आ जाती है फर्म के अंदर में जो पहले से नहीं थे, तो सीधी सी बात है कि लाइबिलिटी एक तरह से लॉस ही है। तो वर्तमान साझेदारों को हानि होगी, इससे बी विल बी द राइट आंसर, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी होने पर पुनर्मूल्यांकन से लाभ की राशि क्रेडिट की जाती है। प्रॉफिट्स रियलाइज्ड फ्रॉम रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन फिक्स्ड। अब देखिए, जहां पर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई प्रॉफिट अगर होता है तो उस प्रॉफिट को कहां पर क्रेडिट करेंगे। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो जाहिर सी बात है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। ऑप्शन देखिए, साझेदारों के पूंजी खातों में इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी साझेदारों के ऋण खातों में इन पार्टनर्स लोन अकाउंट, सी साझेदारों के चालू खातों में इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज साझेदारों के चालू खाते में इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाभ प्राप्ति अनुपात का अर्थ है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो देखिए, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जस्ट अपोजिट इसका गेनिंग रेशियो होता है। रिटायरमेंट के टाइम पर हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए, गेनिंग रेशियो का फार्मूला जस्ट अपोजिट होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण की स्थिति में निम्न के खातों में पूरी ख्याति जमा की जाती है। इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फुल गुडविल क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ। तो गुडविल अकाउंट है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो भी गुडविल का अमाउंट होता है वो सारे पार्टनर्स में क्रेडिट की जाती है। ऑप्शन देखिए, सभी साझेदार, ऑल पार्टनर्स, बी शेष साझेदार, रिमेनिंग पार्टनर्स किसी एक साझेदार खाते में, एनी वन पार्टनर्स अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा कि इस गुडविल को ट्रांसफर करेंगे सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सभी साझेदार, ऑल पार्टनर्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ABC 5-4-3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं।
अब बी ने अवकाश ग्रहण कर लिया। यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर थे और बी चला गया और कहते हैं कि इसका हिस्सा ए और बी के बीच में बराबर बांट लिया गया। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो आइए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर कि ए बी और सी का जो रेशियो है वो 5:4:3 है और बी के जाने पर ये कितना हो जाएगा, ए और सी में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 4 5 4 ये 9 3 12। तो 4/12 को ये लोग हाफ में कर लेंगे, यानी कि ये देखिएगा बी का जो हिस्सा है ये 4/24 हो गया और यहाँ पर भी 4/24। आप इसको डिटेल में समझिएगा। अब क्या करेंगे, ए का जो रेशियो है ऑलरेडी वो कितना है 5/12 है और जो बी सी का रेशियो है वो 3/12 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे इसमें, एक तो ये 4/24 ऐड कर देंगे और दूसरे का भी 4/24 है। अब देखिए एलसीएम तो लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो ये 24 होगा, तो 2 5 जा 10 + 4, ठीक है, 10 + 4/24 है। और इसी तरह से 6 + 4 यानी कि 6 + 4 = 10/24 हो गया। तो दिस गिव्स 14:10, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7:5 का रेशियो आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, 7:5। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, बी नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, सी वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए जो अगर बात करें रियलाइजेशन अकाउंट की, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ही रियलाइज करा जाता है। तो ये वास्तविक खाता है, यानी कि रियल अकाउंट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। अब देखिए कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ऑप्शन देखिए, रोकड़ खाता में कैश अकाउंट, बी बैंक खाता में बैंक अकाउंट, सी रोकीकरण या वसूली खाता में रियलाइजेशन अकाउंट, डी साझेदार के पूंजी खाता में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका जो राइट आंसर होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बी विल बी द राइट आंसर, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। गैर अभिलेखित संपत्ति जब साझेदार द्वारा ली जाती तो इसे दर्शाया जाता है अनरिकॉर्डेड असेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय ए पार्टनर सोन इन। ऑप्शन देखिए, कोई भी ऐसी असेट जो कि पहले रिकॉर्ड नहीं थी और अब रिकॉर्ड करेंगे उसको, तो उसको कहाँ पर लिखेंगे। ऑप्शन देखिए, रोकीकरण या वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, मतलब डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, बी रोकीकरण या वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, सी बैंक खाता के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, डी साझेदार के पूंजी खाता के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ये जब भी कोई एसेट है अनरिकॉर्डेड एसेट है और उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम करेंगे इसको क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विघटन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया था, ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। ऑप्शन देखिए, साझेदारों पूंजी खातों में, इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, बी रोकड़ खाता में, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, सी रोकीकरण या वसूली खाता डेबिट में पक्ष में, ऑन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और डी रोकीकरण या वसूली खाता क्रेडिट पक्ष में, यानी कि ऑन द क्रेडिट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो गुडविल होता है, गुडविल भी एक इंटेंजिबल असेट है और इसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, जैसे सारी असेट को ट्रांसफर करते हैं पहले रियलाइजेशन अकाउंट में, इसी तरह से इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रोकीकरण या वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, यानी कि ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक साझेदारी फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन कर दिया जाता है। आप देखिएगा कि कभी कभी फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया जाता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन कर दिया जाता है, तो रीजंस उसके क्या हो सकते हैं। अब देखिए डिसोल्यूशन होने के कई कारण हो सकते हैं, एक तो टाइम पीरियड खत्म हो जाए, दूसरा कि साझेदार आपस में उनका एग्रीमेंट, उनका आपसी समझौता हो जाए कि नहीं फर्म का काम कंप्लीट हो गया, बंद हो गया, काम के कंप्लीट होने पर हो गया या म्यूचुअल एग्रीमेंट पे हो गया। लेकिन एक कंडीशन और भी आती है कि अगर बिजनेस के जो बायलॉज हैं जो उन्होंने कहा था वो वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे हैं कि आप कह सकते हो वाइड है ना, या इनवैलिड है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या करते हैं, फर्म को कंपल्सरली डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का।
तो ऑप्शन देखिए, जब फर्म के व्यवसाय को अवैध घोषित कर दिया जाता है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इलीगल। बी, जब फर्म के एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, व्हेन अ पार्टनर ऑफ द फर्म डाइज। सी, जब फर्म का एक साझेदार दिवालिया हो, व्हेन अ पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट। डी है, जब एक साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, व्हेन पार्टनर ट्रांसफर्ड हिज शेयर टू सम अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज जब फर्म के व्यवसाय को अवैध घोषित कर दिया जाए, द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इलीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदार द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर खाता क्रेडिट किया जाएगा। जैसे कोई पर्टिकुलर पार्टनर जिम्मेदारी ले लेता है कि जो भी एक्सपेंसेज है उसको हम पे करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में किसको क्रेडिट करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बाय ए पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। ऑप्शन है ए, रोकीकरण या वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट। बी, रोकीकरण खाता कैश अकाउंट। सी, साझेदार का पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पर्टिकुलर वो साझेदार यानी कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली है तो फर्म उसको पे करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवेदन की न्यूनतम राशि होनी चाहिए, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट शुड बी एट लीस्ट। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जगह पूछा जाता है, आपके भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, रुपए 2 प्रति अंश, 2 रुपीज पर शेयर। बी, अंकित मूल्य का 5%, 5% ऑफ द फेस वैल्यू। सी, अंश के मूल्य का 50% पर 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर। और डी है, अंश के मूल्य का 20%, 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर। तो आप याद रखिए इसका बी विल बी द राइट आंसर। अंकित मूल्य का 5% फेस वैल्यू, यानी कि अंश की आवेदन न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? 5% फेस वैल्यू का कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद अंश हरण खाते का शेष अंतरित किया जाता है। आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? तो आपको मालूम है कि जो भी शेयर्स फॉरफिट करे जाते हैं उनके बैलेंसेज को कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ऑप्शन देखिए, लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सी, प्रीमियम अंश प्रीमियम खाते में, शेयर प्रीमियम अकाउंट। डी, सामान्य संचय खाते में, जनरल रिजर्व अकाउंट। तो राइट आंसर हो जाएगा पूंजी संचय खाते में, बी विल बी द राइट आंसर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं द डिविडेंड गिवन इन द मिडिल ऑफ द ईयर इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए, अयाचित लाभांश, अनकॉल्ड डिविडेंड। बी, अंतिम लाभांश, फाइनल डिविडेंड। और सी है अंतरिम लाभांश यानी इंटरिम डिविडेंड। डी, पूर्वाधिकारी लाभांश, प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो साल के बीच में कभी भी, साल का बीच, वर्ष का मध्य जो है, मध्य का मतलब ये नहीं है कि कोई इक्वल एक है कि साल के बीचों बीच, इसका मतलब है साल के बीच में कभी भी जो डिविडेंड दिया जाता है ऐसे डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। ऋणपत्र प्रदर्शित करते डिवेंचर एक्सप्रेस। देखिए, एक कंपनी के संचालकों का हिस्सा, द शेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स, कंपनी के दीर्घकालीन दायित्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। सी, कंपनी में अंशधारियों द्वारा किया गया विनियोग, इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। और डी, कंपनी के ग्राहकों को अग्रिम एडवांस टू द कस्टमर ऑफ द कंपनी। तो देखिए ये जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आते हैं और राइट आंसर हो जाएगा कंपनी के दीर्घकालीन दायित्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋणपत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती दर्शाई जाती है। डिस्काउंट गिवन ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज सोन इन। ऑप्शन आर देयर, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और सी है लाभ हानि के खाते के नाम पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। डी, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस। अगर यही ऑप्शन दिए हैं तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक तरह से लॉस होता है और लॉसेज सारे कहाँ पे दिखाते हैं, जब तक कि उनको राइट ऑफ ना किया जाए एसेट साइड में दिखाया था। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी होता है कि इन लॉसेज को आप जब बैलेंस शीट बनाते तो रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कि लायबिलिटीज साइड में भी डिडक्ट करा जा सकता है। तो यहाँ पर चूंकि जो ऑप्शन मौजूद है इसके हिसाब से ए यानी कि ए विल बी द राइट आंसर, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल। जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और उसमें क्या इंक्लूड होते हैं तो इनकी एनालिसिस में व्यापार खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सभी ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ देव, तो इन सबको ही सम्मिलित किया जाता है। डी विल बी द
राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का प्रकार है। टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन देखिए, ए बाह्य विश्लेषण एक्सटर्नल एनालिसिस, बी दीर्घकालीन विश्लेषण लॉन्ग टर्म एनालिसिस, सी गतिशील विश्लेषण डायनेमिक एनालिसिस। ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के ये सभी प्रकार है और इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रवृत्ति अनुपात का प्रयोग होता है। ट्रेंड रेशियो इज यूज्ड इन ए क्षैतिज विश्लेषण यानी कि हॉरिजेंटल एनालिसिस, बी लंबवत विश्लेषण वर्टिकल एनालिसिस, सी स्थिर विश्लेषण स्टैटिक एनालिसिस। डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये जो प्रवृत्ति अनुपात का प्रयोग होता है ट्रेंड एनालिसिस, वो किस में होता है? हॉरिजेंटल एनालिसिस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर, हॉरिजेंटल एनालिसिस। क्योंकि साल दर साल इसको कंपेयर करते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल उसके अगले साल यानी कि कई सालों का जो चल रहा है तो उनको एनालिसिस करते हैं, इसलिए इसको ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं और ये क्षैतिज विश्लेषण हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अनुपात का आदर्श स्तर है। आइडियल लेवल ऑफ आइडियल रेशियो ऑफ आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो। देखिए करंट रेशियो का मतलब फार्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट असेट जस्ट डबल होना चाहिए करंट लायबिलिटीज का। तो जो इसका आइडियल रेशियो है वो 2:1 माना गया है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एसिड टेस्ट रेशियो का या क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, तो उसका आंसर होगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्कंद आवर्त अनुपात स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसमें आता है? क्रियाशील अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, बी लाभदायकता अनुपात, प्रोबेबिलिटी रेशियो, सी सरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, और डी है शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो। तो देखिए ये तरलता अनुपात है और यहाँ पर जो राइट आंसर इसका है कि स्कंद आवर्त अनुपात यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक एक्टिविटी रेशियो है और राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनियोजित पूंजी बराबर होती कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ए कुल संपत्ति के बराबर टोटल असेट, बी टोटल कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, सी स्थायी संपत्ति प्लस कार्यशील पूंजी फिक्स्ड असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए जो इन्वेस्ट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो टोटल असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करते हैं, तो ये आ जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ में कमी होती है डिक्रीज इन कैश इफ। ऑप्शन देखिए, देनदारों में वृद्धि होगी, इंक्रीज इन डेटर्स, बी देनदारों में कमी होगी, डिक्रीज इन डेटर्स, सी लेनदारों में वृद्धि, इंक्रीज इन क्रेडिटर, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए रोकड़ में कमी कब होगी? अब अगर जैसा कि देनदारों में वृद्धि कहा गया कि भाई डेटर्स बाद में पेमेंट करेंगे, डेटर्स बढ़ जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो गुड्स आप बना रहे हो तो वो कहीं से आप लेकर के आ रहे हो, क्रेडिटर को पेमेंट करके आ रहे हो, तो क्या हो रहा है आपका कैश तो जा रही लेकिन कैश आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक होता जा रहा है डेटर्स में, तो कैश की कमी हो जाएगी। दूसरा क्या कहा गया? देनदारों में कमी है। और डिक्रीज इन डेटर, भाई डेटर में अगर डिक्रीज हो जाएगा ना तो कैश वसूल हो जाएगा और फिर तो कैश बढ़ जाएगी। और लेनदारों में वृद्धि है, क्रेडिटर्स अगर बढ़ जाएंगे तो कैश पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे में कैश बढ़ जाएगी। और इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देनदारों में वृद्धि जब होगी तभी कैश में कमी होगी, इंक्रीज इन डेटर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों क्रय है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है परिचालन क्रिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी विनियोग क्रिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी वित्तीय क्रिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जब कभी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो ये एक तरह से क्या होता है कि हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर, विनियोग क्रिया यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। अब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और इससे पहले कुछ बातें। पहली चीज़ तो अगर आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही है, जो हम ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड करिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में हम आपके लिए और भी सीरीज लेकर के आएंगे। दूसरी बात यह है कि आपका ये प्रिपरेशन में अभी आप लोग सर्च कर रहे हैं कि कौन सी बुक्स यूज करें। मार्केट के अंदर में ऐसी बुक्स हैं जिनमें कि इरिलेवेंट मटेरियल भी दिया होता है। जैसे कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के करिकुलम के हिसाब से देखेंगे एंट्रेंस का एग्ज़ाम का सिलेबस, तो उसमें इंक्लूड किए गए सब्जेक्ट जिसमें मेंटल एबिलिटी है, अकाउंटिंग है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है।
लेकिन इसके बावजूद ऐसा देखा गया है कि लास्ट ईयर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बच्चे बहुत सारी बुक्स मार्केट से लेकर के आते हैं और उन बुक्स में इरिलेवेंट मटेरियल जो कि जैसे जीएस है, तो इसके लिए हमारे पास एक सल्यूशन है आपके लिए कि आप जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग आपका कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जिन बच्चों ने कॉमर्शियल मैथमेटिक्स नहीं है वो आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। आने वाली टेस्ट सीरीज में हम आपके लिए कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी लेकर के आ रहे हैं और जिन बच्चों ने आईसीएसई वगैरह से या ऐसी मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ रखी तो उनकी प्रिपरेशन तो पहले से ही है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो आपको मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि आप क्या करेंगे, हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, पंकज कॉमर्स क्लासेज ऐप को, और वहाँ पर जा कर के स्टोर पर ये टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं जिसके अंदर में पूरा रेलिवेंट मटेरियल दिया गया है, वो क्वेश्चन दिए गए जो कि आपको एग्जाम में नज़र आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.